नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे युवा से जिसने अपनी पढ़ाई जयपुर में की और जॉब विदेशों में करते हुए आज वो दुबई में शिपिंग के क्षेत्र में अपनी उपलब्धियों और सफलता के नए प्रतिमान कायम करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यह युवा है मोहनीश भूटानी। मोहनीश, बहुत बहुत स्वागत हमारे इस चैनल में। मोहनीश जयपुर से पढ़ाई की और किस तरह से उन्होंने अपने करियर को एक दिशा दी, किस तरह से उन्होंने विदेश जाने का सपना देखा और शिपिंग के क्षेत्र में कुछ नया कुछ कर गुजरने की तमन्ना उन्हें सिंगापुर और दुबई और आदि अनेक देशों की ओर लेकर के आई। तो उनका जो व्यापक अनुभव है और जिस तरह की उनकी जीवन यात्रा, अभी तो हालांकि बहुत लंबा समय नहीं हुआ है, इस करियर में मुश्किल से 1.5 दशक का समय हुआ है, लेकिन उनके जीवन के कुछ ऐसे ही पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। तो मोहनीश, हमारे जो दर्शक हैं उनको ये बताओ आप कि आपका जो बचपन था जयपुर, हमें मालूम है कि जयपुर से आपने पढ़ाई की, तो किस तरह से आपने अपना जो अध्ययन है या जो परिवार का जो माहौल था उसमें पढ़ने की आपको प्रेरणा मिली, थोड़ा सा उसके बारे में हमको बताएं कि वो जर्नी कैसे शुरू हुई। सबसे पहले थैंक यू अंकल फॉर हैविंग मी ऑन द पॉडकास्ट। आपने मेरे को बुलाया इस पे, आपके चैनल पे। आपको और आपके व्यूअर्स को धन्यवाद कि अपना टाइम दे रहे हैं मुझे सुनने के लिए। तो मेरा बचपन, मैं जयपुर में पला बड़ा हूँ। मेरी पूरी फैमिली, मेरे पिताजी, मेरे दादा दादी सब लोग जयपुर में ही रहे हैं पूरे टाइम। पार्टीशन के टाइम पे दादा दादी मूव किए थे पाकिस्तान साइड से। तो हम लोग, मेरे दादा दादी रहते थे झंग में, जो कि अब पाकिस्तान साइड पंजाब में है। तो वो जयपुर मूव करे थे उस टाइम पे। उसके बाद उनकी शादी हुई, वो लोग वहीं रहे। तो मेरे पिताजी और उनका पूरा जनरेशन जयपुर में पला बड़ा है, और मैं भी जयपुर में ही पैदा हुआ हूँ, जयपुर में ही बड़ा हुआ हूँ। मैंने अपना स्कूलिंग महेश्वरी स्कूल से करी, 12th करी, और उसके बाद मैं जयपुर से निकल गया था। तो जब हम 10th में थे, आपने मेरे को एक सवाल पहले पूछा था कि जब 10th में थे चूज़ करना होता था कॉमर्स लेना है साइंस लेना है, तो मेरा उस टाइम से ही थोड़ा उस समय हर पिता की इच्छा होती है बेटा IIT में जाए, डॉक्टर बने, या इस तरह का एक सपना सामान्यतः पेरेंट्स देखते हैं बच्चे को लेकर के। तो आपको उस समय क्या पेरेंट्स ने कुछ कहा कि बेटा IIT कर या डॉक्टर बन या CA बन, इस तरह की कोई बात थी? नहीं अंकल, मेरा एक्चुअली बहुत अलग था। मैं बिजनेस फैमिली से आता हूँ, तो हमारे यहाँ पढ़ाई का इतना, मेरे टाइम तक इतना माहौल नहीं था कि IIT करना है या कुछ करना है। तो मेरे ऊपर ही था कि मुझे कितना करना है। पिताजी ने खुली छूट दी आपको कि बेटा जो इच्छा हो करो? उनको वो नहीं था। उनको था कि तुमको जो ठीक लगे, तुम्हारा जो इंटरेस्ट हो जिस चीज़ में, तुम उसको फॉलो करो। नहीं तो क्या है, फैमिली बिजनेस है, फैमिली बिजनेस में लग जाओ। कुछ नहीं करोगे तो फैमिली बिजनेस करोगे, और कुछ नहीं है। बट उनका हमेशा से एक चीज़ था, वो मेरे को हमेशा से इंकरेज करते थे कि बिजनेस में नहीं आना है, फैमिली बिजनेस में। उनको था कि मैं पढ़ाई में स्टार्टिंग से ठीक था, मैं पढ़ाई में ठीक था, मैं बहुत मेहनत करता था, पढ़ाई करता था। तो उनको था कि उनको लगता था कि मैं बाहर कुछ बेटर करूँगा फैमिली बिजनेस से। तो उनका हमेशा से मन था कि नहीं, तुम पढ़ाई करो, तुम कुछ और करो। उनका इनपुट ये नहीं था कि क्या करो, उनका इनपुट था कि तुम फैमिली बिजनेस में मत आओ, तुम बाहर अपना कुछ करो। तो तब मैंने साइंस लिया था, क्योंकि मुझे थोड़ा इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट था। अब फिर मेरे को बहुत लोग पूछते हैं IIT में क्यों नहीं गया। मैं IIT में नहीं गया क्योंकि मैं पढ़ाई में अच्छा था, मैं इतना अच्छा नहीं था। मुझे पता था मैं IIT नहीं कर पाऊँगा। मैं 1 साल छोड़ के IIT की प्रिपरेशन, मुझे उतना भरोसा नहीं था अपने आप पे कि मैं उतना कुछ कर पाऊँगा। तो उस टाइम पे मुझे ये था कि कुछ मुझे अलग करना है जो बाकी लोग कर रहे हैं। मैं पढ़ाई में ठीक हूँ, मैं इतना कोई फैंटास्टिक नहीं हूँ कि मैं नॉर्मल कंप्यूटर साइंस करूँगा या इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन करूँगा तो मैं कोई बहुत बढ़िया इंजीनियर बन जाऊँगा इतने सारे भीड़ में। तो तब मैंने सोचा कि मैं मरीन इंजीनियरिंग करूँगा। मेरे फैमिली में कोई मरीन इंजीनियरिंग का आइडिया कहाँ से आया? सिर्फ इससे कि मुझे कुछ अलग करना है। अच्छा, और कुछ भी नहीं। कोई टीचर्स ने आपको बताया इस ब्रांच किसी ने नहीं। मैं एक्चुअली गूगल सर्च कर करके अंकल मैंने ढूंढा कि मुझे कुछ अलग करना है। फिर एक और चीज़ थी, जब वहाँ पे मैंने सैलरीज देखी कि क्या सैलरीज होती है, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि सैलरीज बहुत अच्छी मिलती है। तो मैं उस मेन रीज़न मेरा ये था कि कुछ मेरे को अलग करने मिलेगा और सैलरीज काफ़ी बेटर मिलती है। तो मैं मरीन इंजीनियरिंग में करने गया था। तो 12th ख़त्म होने के बाद मैं पुणे में तोलानी मैरीटाइम इंस्टीट्यूट, जो कि बिट्स पिलानी का पार्ट है, उस टाइम पे होता था, अब नहीं है।
तो वहाँ से मैंने मरीन इंजीनियरिंग करी। तो उसके लिए पहले कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम था या सीधे एडमिशन हो जाया करते थे? नहीं, इसका कॉलेज का खुद का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था, बट मैं आपको सही से बोलूँ तो उतना डिफिकल्ट नहीं होता था उस टाइम पे। अब थोड़ा ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। उस टाइम पे इतना क्रेज़ नहीं था मरीन इंजीनियरिंग का, पॉपुलर जो कोर्स कि नहीं था उस समय। अब थोड़ा सा पॉपुलर होने लग गया है, फिर भी उतना पॉपुलर नहीं है, क्योंकि अब लोग इतने बढ़ गए हैं, कोर्सेज भी उतने बढ़ गए हैं, तो हर जगह ही कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है हर साल। बस उतना ही है। फिर मैं ये कितने साल का कोर्स था आपका? ये अंकल मेरा था 4 इयर्स का कोर्स था। और डिग्री क्या मिली थी आपको? मेरे को मिली थी BS मरीन इंजीनियरिंग की डिग्री, ओके। बैचलर ऑफ साइंस पूना में रह करके आपने पढ़ाई की वहाँ? हाँ जी। उसमें मैं 3.5 साल था। उसमें से एक हम लोगों का एक सेमेस्टर 6 महीने का जो एक सेमेस्टर होता है, वो हम ऑन बोर्ड जाते हैं, जहाज के ऊपर काम करते हैं। तो वो 6 महीना मैं जहाज के ऊपर रहा था उस टाइम पे। इंडिया में ही? नहीं, वो जहाज अंकल तो इंटरनेशनल ट्रेड में चलते हैं। तो ये जहाज था, एक गैस कैरियर था। सिंगापुर की कंपनी थी, बर्गसन वर्ल्ड वाइड, सिंगापुर नॉर्वेजियन 2 कंपनीज का जॉइंट वेंचर है। तो उनके जहाज पे मैं एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर गया था। तो मैं सिंगापुर में ज्वाइन किया था। फिर वेसल 40 दिन सेल करके नाइजीरिया गया। हम लोग गैस कैरियर थे तो गैस लोड करते थे। वहाँ से फ्रांस गया मैं, वहाँ से US गया, वहाँ ये से सब मेक्सिको कोर्स के गया। दौरान इतना अनुभव हो गया था आपको अलग अलग? हाँ जी, ये हम लोगों को जाना पड़ता है एज अ ट्रेनिंग इंजीनियर। जैसे अब इंटर्नशिप के लिए सब लोग जाते हैं नॉर्मल इंजीनियरिंग में, हम लोगों का इंटर्नशिप जहाज के ऊपर होता है। अच्छा मॉरिस, जहाज नेचुरली बहुत बड़े बड़े होते होंगे जैसा हम लोग सुनते हैं, और उसमें सभी तरह की सुविधाएं होती हैं, लेकिन अब वो जहाज समुद्र में जाता है, हाँ जी। तो समुद्र तो चारों तरफ पानी पानी फैला हुआ है, इतना पानी है, लेकिन वो पानी खारा होता है, शायद आप पी भी नहीं सकते। नहीं पी सकते। लेकिन कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो जाती हैं कई लोगों को। कई बार अब 6 महीने आप बिल्कुल दूर हो, कहीं कोई दूसरा इंसान दिख नहीं रहा है, सब तरफ पानी पानी है, तो कोई हेल्थ के इश्यूज या उस तरह का कहीं कोई अकेलापन या उस तरह का फील तो उस समय नहीं हुआ, या किस तरह का थ्रिल महसूस किया? नहीं अंकल, उस टाइम पे स्टार्टिंग में जब आप पहली बार जाते हो, बहुत लोगों को एक कॉमन चीज़ होती है, वो है सी सिकनेस। कि आप जब जाते हो, जहाज कांस्टेंट मूव कर रहा है, हमको आदत नहीं होती, हमेशा मूव कर रहा है। आप सो रहे हो तो भी जहाज थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है। वेदर खराब होगा तो बहुत ज़्यादा मूव करेगा। आप काम भी कर रहे हो, चल रहे हो, तो ऐसा टेढ़ा होके चलोगे। तो सी सिकनेस का बहुत इशू होता है। मुझे अभी भी याद है, जब मैं पहली बार जहाज पे गया था, पहले 5 दिन मैं अपने केबिन से बाहर नहीं निकला। हम लोग केबिन बोलते थे उसको, क्योंकि रूम नहीं है, वो बस एक बेड है और बाथरूम है और एक टेबल है, उतना ही जगह है उसमें, और कोई जगह नहीं है। तो केबिन से मैं 5 दिन बाहर नहीं निकला। मेरे क्योंकि मैं उल्टी करता था, मैं कुछ भी खाता था, फ्रूट भी खाता था, तो वॉमिट हो जाता था। बट वो 5 दिन खत्म होने के बाद मेरी बॉडी जब थोड़ी एडजस्ट हो गई, फिर पूरा 5.5 महीना जितना मैं जहाज के ऊपर था, फिर उसके बाद मुझे कोई इशू नहीं हुआ। पूरे करियर में फिर इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं है, आपने एडजस्ट कर लिया? हाँ जी। बट अंकल मैं वही मेरा एक लौता ही सेल था, क्योंकि जो आप जैसे पूछ रहे हो कि पूरा लाइफ मैंने उसके बाद सेल किया नहीं उसका। बट रीज़न बहुत अलग है, क्योंकि जब वहाँ से वो मेरा था 4th ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर, तो 2nd सेमेस्टर मेरा वापस कॉलेज में था। तो जब हम 4th ईयर 2nd सेमेस्टर में थे, हमारे फाइनली सब्जेक्ट्स आए जो कमर्शियल शिपिंग से रिलेटेड थे। वो जब मैं पढ़ रहा था ना, मुझे बहुत इंटरेस्ट आया। तो तब मुझे लगा कि ये चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, सब छोड़ के मैं कमर्शियल शिपिंग में जाना चाहता हूँ। थोड़ी किस्मत ठीक थी कि उसी टाइम पे मेरे एक सीनियर थे, वो सिंगापुर में एक कंपनी में काम कर रहे थे। उनको एक ट्रेनी ऑपरेशंस मैनेजर, ऑपरेशंस रोल था उनका, एक ट्रेनी उनको चाहिए था, क्योंकि वो खुद मेरे कॉलेज से आए थे, तो उनको था कि मेरे को कॉलेज से ही कोई चाहिए। अब उस टाइम पे मेरे साथ जितने बैच वाले थे, उनको चाहिए था कि 4 महीने बाद स्टार्ट करें। तो बेसिकली हमारे ही बैच से उनको कोई चाहिए था। तो और उस टाइम पे हम सबकी जॉब्स लगी हुई थी, सबके एजुकेशन लोन चल रहे थे, तो कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता था, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि कमर्शियल शिपिंग में होता क्या है। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं सब कुछ इंजीनियरिंग बेस की, इंजन को कैसे देखना है, जहाज को कैसे चलाना है, हम वो सब सीख रहे थे। बट उस टाइम में मेरा इतना इंटरेस्ट आ गया, तो मैं उनको कॉल करके पूछा कि रोल क्या है, ये क्या है, वो क्या है। तो बहुत लोगों ने अप्लाई किया, बट लोगों को इतना इंटरेस्ट नहीं था, तो वो इतना प्रिपेयर करके भी नहीं गए। उनको था कि जाके देखेंगे, इंटरव्यू देंगे। बट क्योंकि मैंने उनको इतने सवाल पूछे थे, उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि उन्होंने मेरे को पहले ही सोचा हुआ था कि वो मुझे लेंगे, क्योंकि मैं एक लौता बंदा था जिसने एक्चुअली इंटरेस्ट दिखाया पूछने में कि मतलब काम क्या है, क्यूरियोसिटी और काम करने की लगन और वो सब देख के उन्होंने निर्णय किया कि ये हाँ जी ट्रेनिंग हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है भविष्य तो में। जो बाकी लोग उनको फ़ोन करते थे, वो मेरे को बाद में, क्योंकि वो उसके बाद 3 साल तक मेरे बॉस थे, तो उन्होंने मेरे को बाद में बताया
कि उस टाइम जब उनको दूसरे लोग फ़ोन करते थे वो पूछते थे सैलरी क्या है, और मैं फ़ोन करता था मैं पूछता था काम क्या है। ठीक है। तो वो एक्चुअली जब उन्होंने मेरे को बाद में बताया तब वो मैं आज भी फॉलो करता हूँ। मैं कभी भी मेरी सैलरी को फॉलो नहीं करता हूँ कि मेरी सैलरी यहाँ पे ज़्यादा मिलेगी। मैं फॉलो करता हूँ कि मुझे काम अच्छा, एक्सपीरियंस किस तरह का होगा और नया काम जॉब कहाँ क्या सेटिस्फैक्शन। कहाँ करने मिलेगा, मैं वही काम कोशिश करता हूँ करने का नया नया। मैं जहाँ पैसा ज़्यादा मिलेगा वो मैं नहीं कोशिश करता हूँ, वो नहीं करूँ बिल्कुल भी काम। तो आपकी जो पहली पोस्टिंग हुई वो सिंगापुर में हुई फिर? हाँ जी। सो जब मैं उन्होंने मेरे को फाइनल कर दिया, मेरा इंटरव्यू क्लियर हो गया, तो फिर वो जॉब सिंगापुर में ही थी। तो मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, उसके 2 हफ्ते बाद मैं सिंगापुर मूव कर गया था वो जॉब के लिए, तो वहाँ चला गया था। ठीक है, वहीं आपने करियर की शुरुआत की। वहीं करियर की शुरुआत करी। वहाँ पे मैं एक्चुअली पहले दिन की एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताता हूँ आपको। तो आप पूछोगे कि अरे मैं तो 20 साल का हूँ, मैं अलग कंट्री में चला गया, मेरे घर वाले भी थोड़ा परेशान कि करेगा कैसे, बट लाइफ के पास अपने तरीके हैं करने के। तो जब मैं मूव कर रहा था वहाँ पे मेरे कुछ सीनियर्स रहते थे कॉलेज के, तो मैंने उनको कांटेक्ट किया कि मैं सिंगापुर में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली है। तो उसी टाइम पे उनके कुछ दोस्त एक नए घर में मूव कर रहे थे, और सब लोग शेयरिंग में रहते हैं, सब लोग यंग है, शादी शुरुआती हुई दौर था नहीं, करियर का। हाँ। सैलरीज भी इतनी नहीं होती। तो वो भी एक रूममेट ढूंढ रहे थे, और मुझे भी कोई घर चाहिए था रहने के लिए। तो मैं इमीडिएटली सिंगापुर गया, मैं होटल की भी ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, मैं सीधा उनके घर पे ही वहीं पे चला गया। तो वहाँ पे रूम था, तो फिर वो एक ग्रुप भी बन गया, उन्होंने मेरे को गाइड कर दिया कि कहाँ कैसे करना है, नया शहर है। तो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल अकेला था, तो मैं थोड़ा मेरा किस्मत ठीक थी कि ऐसे मेरे को लोग मिल गए जो स्टार्टिंग में मेरे को बहुत हेल्प कर दिया। फिर आप धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाता है, आपको पता चल जाता है कैसे सब करना तो है। सिंगापुर लगभग कितने वर्ष रहे आप? मैं अंकल सिंगापुर एंड में 12 साल तो रहा। 12 साल 12 सिंगापुर साल निकाले में आप। सिंगापुर तो में। धीरे धीरे वहाँ प्रमोशन होता चला गया होगा आपके उसमें? हाँ जी। तो पहली कंपनी में मैंने ज्वाइन किया एज ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव। सो बेसिकली मेरा काम था कि ये स्टील कंपनी थी जिनका खुद का कार्गो आता है ऑस्ट्रेलिया से, और ये लोग कुछ फ्यूचर ट्रेडिंग करते थे पेपर पे, जो मैं थोड़ा हैंडल करता था। तो वहाँ पे मुझे ये सब सीखने को बहुत मिला, और हमारे कुछ टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो ले टाइम बोलते हैं हम उसको, टेम्परेज कैलकुलेशंस। सो वो सब मैं वहाँ करता था। वेसल कौन सी स्पीड पे जाएगा, कितना लोड करेगा, कब पहुँच रहा है, कब नहीं पहुँच रहा है। तो वो एग्जीक्यूशन जो होता है हमारे ट्रेड्स में, ऑपरेशंस बोल लो आप, एग्जीक्यूशन बोल लो, वो मैं करता था। तो उस टाइम पे उस कंपनी में थोड़ा सा काम कम था, क्योंकि उनके थोड़ा सा फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे। तो तब मैंने उनको बोला कि क्योंकि मैं कुछ सीख नहीं पा रहा था, मुझे 2.5 साल हो गए थे, मैं कुछ सीख नहीं पा रहा था तब, तो मैंने दूसरा जॉब थोड़ा देखना चालू किया। फिर तब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली नॉर्वेजियन कंपनी, इसका नाम है टॉरवाल्ड क्लावनस। नॉर्वेजियन कंपनी है, तो वहाँ पे मैंने ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव, सेम पोजीशन थी बट काफ़ी बड़ी कंपनी है। तो वहाँ पे फिर वहाँ पे जाके मैंने ऑपरेशंस चालू किया। मैंने 2 साल ऑपरेशंस किया। फिर वहाँ से मुझे कमर्शियल डेस्क पे डाल दिया, जो कि हमारे शिपिंग साइड में हम उसको चार्टरिंग डेस्क बोलते हैं। अच्छा। तो चार्टरिंग डेस्क का काम है बिजनेस डेवलपमेंट, सेल्स, ट्रेडिंग, सब कुछ आप मिला दो एक डेस्क के अंदर, एक टीम के अंदर, उन सब टीम को सब कुछ मैनेज करना है। तो मैंने वो वहाँ पे चालू किया। फिर मैंने वो 4 साल किया वहाँ पे, नहीं वहाँ मैंने 3 साल और चार्टरिंग किया, तो टोटल 5 साल मैंने वहाँ काम किया। तो वहाँ पे क्या हो रहा था कि इतना मेरा बिजनेस हो रहा था कि मैं और कर नहीं पा रहा था, क्योंकि वो कंपनी थोड़ी सी रिस्क एवर्स थी, थोड़ा कंजर्वेटिव कंपनी थी, और मैं उस टाइम पे था 28 साल का। बोला अभी मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं जितना मैं ग्रो कर सकता हूँ। तो तब मेरे बॉस से मैंने उनको बोला कि हाँ मैं और कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो मैं कहीं और जाके कंटिन्यू करना चाहता हूँ। आज भी वो मेरे को, हम लोग बहुत क्लोज है, बट वो उनको समझ आया कि मेरे को एम्बिशन मेरे थोड़े से बड़े हैं, यहाँ पे पूरे नहीं हो पाएंगे। फिर मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, वेस्टर्न बल्क। और वेस्टर्न बल्क को मैं अब 8 साल बाद छोड़ने वाला हूँ अगले महीने, तो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो वेस्टर्न बल्क में, लेकिन मोनिश, ये आपकी सारी यात्रा सुन के मुझे जो एक मन में एक जिज्ञासा हो रही है कि जो आपने पढ़ाई की, जैसा आपने कहा कि मैंने मेरीन इंजीनियरिंग किया, और जो अब काम कर रहे हो बिल्कुल डिफरेंट विधाएँ हैं, है ना? उसका कोई उस तरह का सीधा प्रत्यक्ष प्रभाव आपके काम पे नहीं है। नहीं, तो ये बताएं कि जो हम पढ़ाई करके आ रहे हैं और जॉब में उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो लेकिन सारा काम तो तकनीकी और उस तरह का है, तो आपने अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए तैयार कैसे किया? आप बहुत पढ़ते थे, या वहाँ जा कर के जो आपके बॉस थे उन्होंने आपको ट्रेंड किया,
भाई जब एक कंपनी को आपने इतना बड़ा बनाया और उसको इतना सहयोग किया और आपको लगा कि अब मेरी लिमिटेशन आ गई है, तो वो जो आपके मन में एक, जैसे हम कहें कि जो किलिंग इंस्टिंक्ट होती है काम करने की, वो किस तरह से आपने डेवलप किया अपने आप? तो अंकल पहली बात तो अभी आप बाकी लोगों से भी बात करोगे ना जो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग किया है, वो एक्चुअली काम कुछ और ही कर रहे हैं कई बार, जो कि बहुत डिफरेंट है जो उन्होंने पढ़ाई करी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे अब आप यूरोप में देखोगे, यूएस में, वेस्ट में ना अभी बहुत कंसेप्ट आ गया है कि वो स्किल बेस्ड एजुकेशन चाहते हैं, ना कि डिग्री बेस्ड एजुकेशन। सो मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हमारे देश में या वर्ल्ड के साइड में ऐसा नहीं, लेकिन हमारे देश में जब ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उसमें कोशिश की जा रही है प्राइमरी क्लास से ही कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पर ज़्यादा जोर दिया जाए। तो हो सकता है रिजल्ट्स आने वाले समय में आएंगे इससे। तो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन तक ये हाँ, बहुत हाँ, डिफरेंट हाँ, होगा। बट ये स्टोरी सिर्फ मेरी नहीं है, बहुत लोग हैं, हम जो इंजीनियरिंग करते हैं, हम एंड में बैंकिंग में काम कर रहे हैं, कहीं और कर रहे हैं, फाइनेंस में आ जाते हैं, बहुत अलग अलग फील्ड्स होता है। पहला जो अब डिग्री सबसे जो एक ही दो चीज़ हेल्प करता है डिग्री, एक होता है पहली जॉब मिलना, कहीं पे एंट्री मिलना, दूसरा होता है आपका एलुमनाई, आपका नेटवर्क जो आपको कॉलेज से बनता है, क्योंकि वही आप सब लोग साथ में ग्रो कर रहे हो अलग अलग इंडस्ट्रीज में, अलग अलग कंपनीज में। तो आपको आपके पास कुछ कॉमन है, आपके कॉमन ये है कि आपने वो 4 साल सेम जगह पे पढ़ाई करी है। तो आप हमेशा कभी भी आप अपने एलुमनाई को मिलते हो, अपने बैचमेट्स को मिलते हो, फ्रेंड्स को मिलते हो, तो आप कनेक्टेड फील करते हो। सो आप बिजनेस में भी जब उनको मिलते हो, आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा ट्रस्ट होता है उनके ऊपर कि ये बंदा उसी जर्नी से करके आया है जहाँ से मैं करके आया हूँ, तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, जुड़ाव हो जाता है हाँ, उनके तो साथ। वो लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते आपका हैं। सिंगापुर से दुबई आना कैसे हुआ? तो अंकल हम लोग सिंगापुर में थे, मैं 12 साल था, फिर मेरी शादी भी तभी हुई जब मैं वहाँ पे था। हम लोग मेरी वाइफ चैताली, उसको भी 10 साल हो गए थे। तो कोविड के टाइम पे हमारा पहला बेटा हुआ। बट कोविड टाइम पे सिंगापुर बहुत टफ था, उसके रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टफ थे कि हम 1.5 साल तक हम घर के अंदर ही थे, हम बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। तो जब बेटा हुआ तब हमको लगा कि हम घर से बाहर रहते हैं, हम अपने पेरेंट्स को नहीं मिल पाए, दोनों साइड हमारे पेरेंट्स हमारे बच्चे को नहीं मिल पा रहे हैं। तब हमको लगा कि बाहर रहने का फ़ायदा क्या है, मतलब पैसा क्या किस चीज़ के लिए कमा रहे हैं अगर हम फैमिली को ही नहीं मिल पा रहे हैं। और मैं हमेशा से मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बहुत क्लोज था, मेरे दादा दादी के। तो मुझे हमेशा से था कि मेरे बच्चों को मुझे मेरे दादा दादी के आसपास, उनके नानी के आसपास होना ही होना है। मतलब वो मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, फैमिली के आसपास रहना है। जो डिफ़िकल्ट साल होते हैं स्टार्टिंग के करियर के, वो मैंने कर लिए। अब मुझे चाहिए बैलेंस कि मैं ग्रो भी करता रहूँ, बट मेरी फैमिली, मेरी इंडिया में मेरी फैमिली व्यवसाय का संतुलन बना रहे। हाँ जी, कि वर्क लाइफ बैलेंस मैं करता रहूँ। मेरे माँ बाप भी थोड़ा, अभी तो एज नहीं है, बट एक टाइम आएगा जब उनकी थोड़ी एज होगी, मेरे को उनको भी ध्यान देना है। तो दुबई उस हिसाब से हम लोगों के लिए बहुत अच्छा था। मैंने कंपनी नहीं चेंज करी थी, तो मैंने कंपनी ने, क्योंकि मैं इतना बिजनेस रन कर रहा था, मैंने कंपनी को बोला कि मैं दुबई जाके ऑफिस सेटअप करता हूँ नया। और हम लोग को पहले से भी हम डिस्कशन कर रहे थे कि हमको दुबई में ऑफिस सेटअप करना है, बट मैं मूव करने को रेडी नहीं था। बट अब मैं मूव करने को रेडी था, जाके आके सेटअप करने के लिए। तो मैं इधर आया, मेरे साथ और 7 लोग थे मेरे कलीग्स जो सिंगापुर छोड़ना चाहते थे फॉर सिमिलर रीजंस, बिकॉज घर पे जाना टफ हो रहा है, लोगों को अपने फैमिली को मिलना टफ हो रहा है। तो 7 लोग होते हैं, हम 8 लोग सिंगापुर से दुबई मूव करें। मैंने ऑफिस सेटअप किया, ऑफिस स्पेस लिया, सब लोग उधर मूव करें। इस बात को 3 साल हो गया और ऑफिस हमारा बहुत हमारी कंपनी का, जो कि 40 साल पुरानी कंपनी है, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ऑफिसेस राइट नाउ। तो आपने दुबई में ये कंपनी एस्टेब्लिश किया, और जैसा भी आपने कहा कि अगले वीक आप एक नई कंपनी ज्वाइन करने जा रहे हैं। हाँ जी। तो वहाँ किस पोजीशन पे जा रहे हैं? तो अभी जो मैं पोजीशन यहाँ पे है, क्योंकि मेरी पोजीशंस काफ़ी चेंज हुई है 8 साल में इस कंपनी में। जो मेरी लास्ट पोजीशन थी वो थी हेड ऑफ पैनामैक्स वर्ल्ड वाइड बिजनेस। तो उसका मतलब क्या होता है, हम लोग ड्राई बल्क शिपिंग में हैं। सो हम लोगों का सेगमेंट डिसाइड होता है कि आप क्या वेसल के साइज़ है, जो जहाज़ के साइज़ है उसके हिसाब से। तो पहले जो मैं बिज़नेस करता था उसमें जहाज़ के साइज़ होते थे 60,000 टन तक। अब जो मैं वेसल, जो अभी जो मेरा प्रेजेंट रोल था वो था 90,000 टन, 60 से 90,000 टन के जो जहाज होते हैं उनका सेगमेंट बहुत अलग है, क्योंकि कार्गोज अलग है, कस्टमर्स अलग है, ट्रेड बहुत अलग है। तो वो बिल्कुल अलग तरीके से रन करता है। तो अब मैंने वो पोजीशन छोड़ दी है, क्योंकि मैं इतने सालों से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं शिप ओनिंग साइड में नहीं रहा हूँ। मुझे करते हुए 15 साल हो गए हैं और मुझे लगता था कि अब मुझे नेक्स्ट स्टेज के लिए मैं रेडी हूँ।
जो कि होता है कि आप शिप ओनिंग में जाओ, कि आप कंपनी में काम कर रहे हो जहाँ पे आप शिप्स खरीद रहे हो, उनको मैनेज कर रहे हो, आप एक फ्लीट बिल्ड कर रहे हो। तो नेक्स्ट वीक मैं एज CEO ज्वाइन कर रहा हूँ। एक अबू धाबी गवर्नमेंट की कंपनी है जिनका ऑलरेडी कुछ जहाज उन्होंने उनके पास है, बट उनको चाहिए कोई आके कि वो जहाज मैनेज करे और जहाज खरीदे। तो मोनिश, इतनी महत्वपूर्ण पोजीशन आप ग्रहण करने जा रहे हैं अगले सप्ताह, पहले तो हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। थैंक यू। लेकिन अब आप इतनी एक उम्र के उस मोड़ पे, बहुत युवा हैं आप और आगे बहुत इनिंग आपको लंबी खेलनी है। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप पीछे मुड़ के देखते हैं आपकी 17-18 साल की जर्नी, तो किस तरह का एक फील आपके मन में आता है कि कहाँ आपने मरीन इंजीनियर के रूप में करियर की शुरुआत की, उस समय क्या सपना देखा था, परिस्थितियाँ आपको किस तरह से कहाँ लेकर के आ गई हैं, तो एक कहीं थ्रिल और एक वो होता है, उसको आप किन शब्दों में बयां करना चाहेंगे? अगर मुझे लगता है कि मेरे पास एक चीज़ जो है जो बाकियों से अलग है, मैं थोड़ा रिस्क ले लेता हूँ। चाहे मैं बिजनेस में थोड़ा रिस्क ले रहा हूँ, चाहे मैं अपने करियर के साथ, क्योंकि लोग बहुत डरते हैं कुछ चेंज करने में कि एक चीज़ अच्छी चल रही है, मैं क्यों इसको छोड़ूं, नई चीज़ में जाऊं। मुझे हमेशा से रहा है क्या होगा अगर मैं ट्राई नहीं करूँगा तो मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। तो आगे बढ़ने के लिए मुझे कुछ नया करना ही करना है। उसका मतलब है कि मुझे एडिशनल रिस्क लेना ही पड़ेगा। ये जो आपने रिस्क ली, कभी कोई चुनौतियाँ आई इस तरह की कि आपको लगा कि यार ये कहाँ फंस गए, या किस तरह का कहीं मन डामाडोल हुआ हो? कई बार हुआ है अंकल, कुछ ना, जब भी रिस्क लेते हैं तो एक दिन उस परिस्थिति से निकलने के लिए आपने क्या किया? मेडिटेशन करते हैं? कभी लगता होगा ना, घबराहट हो गई कि यार क्या होगा क्या नहीं होगा, परिवार का क्या होगा, मेरा क्या होगा, उस तरह की फीलिंग। तो उस हैंगओवर से बाहर निकलने के लिए आपने अपना को कैसे तैयार किया? तो अंकल मैं थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा आपको कि मेरा जो अपब्रिंगिंग है वो उससे मैंने वो वाला पार्ट थोड़ा कवर नहीं किया। मैं कवर करता हूँ कि मैं रिस्क कैसे ले पा रहा हूँ ये सब लाइफ में। तो जब मैं कॉलेज पढ़ने जा रहा था तो हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी कि हम पूरा का पूरा क्या है, मेरे पापा के पैसा पड़ा है कि सपोर्ट कर देंगे पूरा एजुकेशन। और ऐसा मैं अकेला नहीं था, मेरे कॉलेज में जितने लोग थे सब लोग एजुकेशन लोन पे थे। बट उस टाइम पे मेरे पापा का बहुत क्लियर था कि मैं एजुकेशन लोन नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को जैसे मैनेज करना है मैं वैसे मैनेज करूँगा। उन्होंने थोड़ा पर्सनल लोन लिया, अलग अलग तरीके से करके उन्होंने मेरी एजुकेशन पूरी करी। बट उन्होंने एजुकेशन लोन नहीं लिया, सिर्फ एक रीज़न से कि वो चाहते थे कि मैं फ्री रहूं, जब मैं कॉलेज से निकलूं तो मैं फ्री रहूं, कि मुझे जिम्मेदारी उस तरह की मेरे को लोन का बर्डन नहीं। हाँ। और वो मेरे लाइफ का बिल्कुल टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि जब ये पहली जॉब मेरे को ऑफर हुई थी मुझे नहीं पता था कि वो सैलरी इनफ है कि नहीं है। और मेरे आसपास जितने लोग थे सबके लोन्स थे, एजुकेशन लोन्स। तो उनकी कैलकुलेशन होती थी कि मुझे हर महीने इतना सेव करना है क्योंकि मुझे एजुकेशन लोन पूरा करना है। मेरी कैलकुलेशन में वो नहीं था। तो वहाँ पे मेरे जो सुपर बॉस थे वो थे डेनिश, बिल्कुल ओल्ड स्कूल कि लोग डरते थे उनसे बात करने में, क्योंकि वो हमेशा उनका मिजाज ऐसा होता था कि आप उनको एक तरीके से बात कर सकते हो, आप दूसरे तरीके से बात नहीं कर सकते। तो सब लोग डरते थे उनके यहाँ जाने में। बट मुझे पता नहीं क्यों कभी झिझक नहीं होती थी उनसे। और उनका और मेरा रिलेशनशिप ऐसा था, वो उन्होंने मेरे को पहली अपॉर्चुनिटी दी तो वो बहुत खुश होते थे जब मैं कुछ अच्छा काम करता था, तो वो मेरे को बहुत सपोर्ट करते थे। कॉन्फिडेंस बहुत था तुम्हारे। तो अब मैं ऑफिस में बैठा हूँ, अपने केबिन में बैठा है ऑफिस में पूरा, क्योंकि हम नॉर्वेजियन कंपनी में है, कोई केबिन नहीं है, सिर्फ एक ही केबिन है, वो CEO का केबिन है, बाकी सब ओपन फ्लोर पे बैठते हैं। ट्रेडिंग हो गया, ऑपरेशंस हो गया, सारे डिपार्टमेंट ओपन ऑफिस में बैठते हैं। अब मैं उनके ऑफिस में नहीं जा सकता हूँ क्योंकि एक जूनियर आदमी क्या कर रहा है CEO के ऑफिस में। तो जब वो ऐसे मेरे पीछे से किचन में जा रहे थे कॉफ़ी लेने, तो मैं उनके पीछे पीछे चला गया। उसी टाइम पे कमर्शियल डेस्क पे एक सिंगापुरियन लेडी थी, उसने छोड़ दिया था ये बोल के कि बहुत स्ट्रेसफुल जॉब है, कि उसको वो नहीं कर पा रही थी क्योंकि थोड़ा स्ट्रेसफुल जॉब है चार्टरिंग ट्रेडिंग वाला। तब मैं उनको गया पीछे पीछे, मैंने ऐसी बातों में, अब आप जब ऑफिस की पैंट्री में जाते हो तो वो एक जगह होती है जहाँ छोटी मोटी बात हो जाती है, इनफॉर्मल तरीके से बात हो जाती है। तो मैंने उनको बोला कि आप किसी और को अगर ढूंढ रहे हो तो मेरे को प्लीज़ अपॉर्चुनिटी दे देना, अगर आप दे सको तो आपको लगे कि मैं कर सकता हूँ। उस टाइम में मेरे और सीनियर थे जो बहुत सपोर्टिव थे मेरे, उनको लगता था कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, उनको लगता था कि मैं ट्रेडिंग डेस्क में अच्छा करूँगा। सो वो भी जाके उनको बोलते थे कि नहीं आप मोनिश को डालो इसमें, ये अच्छा करेगा। सो यूजुअली होता नहीं है, बट उन्होंने मेरे लिए पोजीशन बना दी अगले 3 महीने के अंदर, और मुझे कमर्शियल डेस्क पे
मूव कर दिया। ठीक है, सो वो पहली बात की मेहनत के बिना कुछ नहीं होता, मेहनत करनी सही पड़ती बात है, है, शॉर्टकट नहीं है लाइफ में। शॉर्टकट कुछ लेकिन नहीं है। मनीष, एक चीज़ मेरे को और लग रहा है कि जैसे तुमने इतनी जगह काम किया और दुनिया भर के अलग अलग लोगों से मिलना हुआ, है ना, जैसे डेनिश तुम्हारे बॉस थे या सिंगापुर रहे और जगह रहे, तो नेचुरली यहाँ विभिन्न देशों के एम्प्लॉयज़ आते होंगे, उनके साथ काम करते होंगे। वहाँ की भाषा एक अलग तरह की, वहाँ की कल्चर अलग, ट्रेडिशन अलग, तो कभी कोई उनके साथ एडजस्टमेंट बैठाने में दिक्कत नहीं आई? नहीं होगा एक्चुअली। ये बहुत एक्साइटिंग होता है जब आप डिफरेंट कल्चर्स के साथ काम करते हो। और एक चीज़ है, एज इंडियंस हम लोग जहाँ जाते हैं ना, हम लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। और जितने लोगों के साथ मैंने इतने साल काम किया है, मेरे को हमेशा ऐसे लोग मिले हैं जो खुद भी बहुत एडजस्ट करते हैं कि तुम्हारा कल्चर ऐसा है, अच्छा दिवाली पे तुम ऐसा करते हो, चलो ऐसा करते हैं। तो हम बोलेंगे चलो क्रिसमस पे तुमको छुट्टी लेनी है, तुम ले लो, क्रिसमस पे हम काम कर लेंगे, दिवाली पे हम छुट्टी लेंगे, तुम काम कर लो। तो वैसे एडजस्टमेंट जो होता है, आप कल्चर के बारे में सीखते हो, आप ट्रैवल करते हो। कितनी बार कलीग्स अपने घर पे बुलाते हैं, जैसे मैं ओस्लो गया और सिंगापुर में, हम एक दूसरे को, वो दुबई आते हैं तो मैं उनको अपने घर बुलाता हूँ, हम अपना खाना उनके साथ शेयर करते हैं, अपना घर में बुलाते हैं। एक तो तरह से दुनिया को समझने का मौका मिल रहा है इतने सारे मित्रों के माध्यम से अलग अलग देशों के। हाँ जी, इसका भी अपना एक अलग सुख है। उसका भी अलग सुख है। और इसमें हम लोग जो कोशिश करते हैं, हम जब बाहर जाते हैं हमको लगता है, हमको पता है हम इंडियंस हैं, हम इंडिया को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब आप ऐसे ग्लोबल स्टेज पे हो, आप एक नॉर्वेजियन यूरोपियन कंपनी में काम कर रहे हो या अच्छा मोनिश, एक बात और बताओ, अब तुम अगले वीक जो है सीईओ बनने जा रहे हो, अगले 10-15 साल बाद मोनिश को कहाँ देखना चाहते हो? कोई इस तरह की कल्पना है या समय के हिसाब से ही अपना निर्णय करते जाओगे? मगर मैंने ऐसा सोचा नहीं है, जो अभी तक भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे को इस पोजीशन पे जाना है। मेरे को ऐसा नहीं था कि मुझे सीईओ बनना है, मेरे को बस वो एक्साइटमेंट चाहिए कि कुछ नया करने मिल रहा है। जब तक वो एक्साइटमेंट मिल रहा है, मैं कुछ ना कुछ होपफुली अच्छा, नया करते परिवार का रहूँगा। कैसे एडजस्टमेंट करते हो जब इतना ज़्यादा प्रेशर है, इन पोजीशंस पर आ गए हो, बच्चे बहुत अभी छोटे हैं, है ना? हाँ जी। तो किस तरह का तुम्हें लगता है कि इन बच्चों के साथ समय दें? क्योंकि इसका भी अपना एक अलग, जैसे उन्होंने खुद ने कहा कि मैं चाहता हूँ बच्चे दादा दादी के साथ भी रहें, तो कहीं पापा मम्मी की भी तो याद आती है बच्चों को, उनको भी तो कहीं उनकी अपेक्षाएं हैं, नहीं तो उसको कैसे एडजस्ट करते हो इस सारी व्यस्तताओं के बीच? नहीं अंकल, ये ऑफ कोर्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। मुझे भी किसी और के ऊपर नहीं, मुझे लगता है कि मुझे भी टाइम देना है बच्चों को, तो मैं देता हूँ। बट मैं सबसे ज़्यादा जो इस चीज़ का क्रेडिट दूंगा, मैं मेरी वाइफ को दूंगा, क्योंकि वो जो डिफ़िकल्ट पार्ट होता है बच्चों का, वो सब हैंडल करती है। मैं अपना टाइम देता हूँ, मैं उनके साथ खेलता हूँ, बट मेन वो मैनेज करती है सब कुछ, मैं सपोर्टिंग रोल में होता हूँ। बट मेरा कोशिश ये होता है, जब मैं काम नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, मैं घर पे रहूँ, मेरे बच्चों के साथ रहूँ। बट इस चीज़ में दुबई बहुत हेल्पफुल रहा है हमको। एक तो हम लोग क्लोज है इतना जयपुर के, 2.5 घंटे की फ़्लाइट है, रोज़ फ्लाइट्स है, हम कभी भी चले जाते हैं, मेरे मम्मी पापा कभी भी आ जाते हैं, मेरे कज़न्स आ जाते हैं, कभी कोई और रिलेटिव आ जाता है, तो हमेशा कोई ना कोई आता रहता है। अकेलापन या दूसरे देश में बैठे हैं, बिल्कुल। वैसा नहीं लगता। अब वो ये जयपुर से आप बॉम्बे जाओगे, आपको उतना ही टाइम लगेगा जितना में आप जयपुर से दुबई आ जाते हो। तो वो एक चीज़ हो गई। और दूसरा हो गया, मेरा यूजुअली काम शाम को 6-7 बजे तक ख़त्म हो जाता है और मैं घर आ जाता हूँ 7 बजे से पहले। तो उसके बाद मैं पूरा टाइम देता हूँ। और वीकेंड ऑफ कोर्स मैं बिल्कुल जब बिजनेस ट्रैवल करता हूँ, मैं वीकेंड्स पे नहीं करता हूँ। मैं जाऊँगा मंडे को और फ्राइडे को मैं वापस आ जाऊँगा। मैं सैटरडे संडे बच्चों के लिए है, बच्चों के अच्छा लिए। है ये तो। तुम्हें लगभग जितना समय हिंदुस्तान में बिताया उतना समय विदेशों में काम करते करते हो गया। मेरे को जयपुर से निकले हुए 18 साल हो गए, मैं 36 साल का हूँ। मुझे हाफ 18 साल विदेश में हो गए। हाँ जी। अपना देश ही है ना? वहाँ के सारे मित्र हैं, वहाँ के त्यौहार हैं, वहाँ का वो जो सामाजिक सारे संस्कार हैं। तो क्या कभी ऐसा लगता है कि मैं वापस हिंदुस्तान में जाके बसूं? बच्चे भी बड़े हो रहे हैं, उनको शिक्षा दीक्षा यहीं करवा रहे हो, नेचुरली यहाँ की कल्चर, यहाँ का डिसिप्लिन। पिछले 1 सप्ताह से मैं भी दुबई को देख रहा हूँ, तुम सिंगापुर और दुनिया के अनेक देशों में गए हो, वहाँ की सुविधाएं सब कुछ अलग तरह का है। तो अल्टीमेटली क्या लगता है, किस तरह का, अब यहीं रहने का विचार है या बच्चों के साथ इसी दुनिया में आगे बढ़ते चले जाओगे? कहीं कोई इस तरह का भी थॉट प्रोसेस चलता है कभी जब अकेले बैठते हो, कहीं लगता है कुछ? अंकल, अभी तक जो डिसीजंस होते थे हम लोग इतना बच्चों को सोच के नहीं लेते थे। बट अब बच्चे उस स्टेज पे आ रहे हैं, क्योंकि मेरा बड़ा वाला अभी 4 साल का है, तो अभी भी बहुत टाइम है उसको ये सब चीज़ करने में। बट अब हमने ये सोचा हुआ है कि हम दुबई से दूर नहीं जाएंगे। रीज़न कि हम लोग जयपुर के बिल्कुल पास रहना चाहते हैं। अगर
इंडिया में वापस भी जाऊँ, मैं जयपुर में रह नहीं सकता हूँ। तो मैं बॉम्बे में रहूँ या दिल्ली में रहूँ, मेरे को जयपुर जाने में उतना ही टाइम लगने वाला है। और दुबई उतना ही कन्वीनियंट है जयपुर से आना जाना जितना कि दिल्ली या बॉम्बे होगा या कोलकाता होगा या हैदराबाद होगा, कोई भी मेजर सिटी होगी। तो वो मेरे को नीड नहीं लगता है अभी। एट लेटर स्टेज इट कैन बी। लेकिन मैं जैसे देख रहा हूँ, मैं एक सप्ताह तुम्हारे साथ ही ठहरा हुआ हूँ यहाँ, बच्चे हिंदी अच्छी तरह से बोल रहे हैं, घर पे तुम बच्चों से हिंदी में ही सारी बातचीत कर रहे हो। तो क्या कभी उस तरह का भी प्लान किया कि इन बच्चों को जो भारतीय संस्कार हैं, भारत की जो परंपराएं हैं, इनके बारे में भी कहीं सेंसिटाइज किया जाए, बताया जाए? जैसे दादा दादी की बार बार अपन कर रहे हैं, दादा दादी नाना नानी की कहानियाँ सुन करके जब बच्चे बड़े होते हैं तो कहीं एक परिवार के संस्कार जुड़ते हैं। तो किस तरह से यहाँ रहते हुए उन भारतीय परंपराओं के प्रति इन बच्चों को जागरूक करते हो, वहाँ की कथा कहानियाँ सुनाते हो, या किस तरह से अपना बच्चों के साथ समय उस रूप में बिताते हो? अगर हम लोगों का स्टार्टिंग से एक चीज़ बहुत क्लियर था, हमको था कि इंग्लिश बच्चे कभी भी सीख सकते हैं, इंग्लिश इजी है सीखना। मैंने खुद इतना लाइफ में इतना लेटर स्टेज पे इंग्लिश सीखा। हमको था कि हिंदी सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाद में सीखना बहुत मुश्किल होता है। तो हम स्टार्टिंग से ही जब मेरा बड़ा बेटा अनवे जब वो पैदा हुआ था, तो हम स्टार्टिंग से ही हम लोग बहुत केयरफुल थे कि हमको सबसे पहले उसको हिंदी सिखानी है। तो हम लोग फुल टाइम हिंदी में बात करते थे हमेशा उससे। तो वो एक बार जब उसने पिकअप कर लिया, अब बस हमको कंटिन्यू करना है, बात करना है। तो अब वो दोनों लैंग्वेजेस, क्योंकि स्कूल में इंग्लिश सीखता है, घर पे हिंदी बोलता है, वो दोनों लैंग्वेजेस कंफर्टेबली साथ साथ सीख रहा है। तो बट वो हमारे लिए भी ज़रूरी था। हमको था कि जाएगा तो अगर हिंदी नहीं बोलेगा, घर जाएगा तो बहुत अजीब लगेगा उसको भी। सही बात है, कैसे बात करेगा पेरेंट्स, कल्चर, ग्रैंड पेरेंट्स। लैंग्वेज से ज़्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है कल्चर में। तो वो अच्छा मोनिश, अंतिम सवाल। मैं देखता हूँ कई युवाओं को कभी वो परेशान होते हैं, करियर का विकल्प नहीं चुन पाते हैं, बहुत सारी उनके जीवन में इस तरह का रहता है। आए दिन हम पढ़ते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट से भीड़ पड़ रही है, बच्चे कॉम्पीट नहीं कर पाते हैं, परेशान होते हैं, सुसाइड हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो जाते हैं। तो तुम अभी उसी पीढ़ी से निकल करके आ रहे हो और उन सारे युवाओं को भी तुमने देखा है, तो क्या उनके बारे में कहना चाहोगे कि किस तरह से वो अपने आप को जीवन में कोई एक बैलेंस बनाते हुए अपने करियर को एक बिल्कुल सही तरीके से चुनने की कोशिश करें, मेहनत करें? क्या कुछ इस तरह के सुझाव देना चाहोगे? अंकल, मैं 2 सुझाव देना चाहूँगा। एक तो सबको पता ही है कि मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। फोकस बहुत ज़रूरी है। और कई बार मैं नोटिस करता हूँ लोग बहुत बड़े बड़े टारगेट लगा लेते हैं लाइफ में कि मुझे 10 साल बाद वहाँ पहुँचना है। वो 10 साल बाद पहुँचना है वो आगे की बात है। अभी पहले छोटे छोटे टारगेट सेट करो कि अगले 3 महीने में क्या, 6 महीने में क्या। ठीक बात। वो 3 महीने के सेटअप कर लो, फोकस पूरा कि वो 3 महीने का हो, गोल पूरा हो, फिर उसके 6 महीने का हो, और फिर वो गोल बढ़ते जाए आपके धीरे धीरे। तो होता क्या है, जब आप छोटे छोटे गोल सेट करते हो, उनको करते रहते हो, विश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस भी आता है, और आपको ऐसा नहीं लगता कि कोई आपको पहाड़ चढ़ना है। आपको छोटे छोटे लेवल पे आपको चढ़ते जाना है। तो जब आप वो करते हो, और एक तो क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आप बहुत स्ट्रेस करते हो, आप टेंशन लेते हो। प्रेजेंट में जियो, मेहनत करो, छोटे छोटे टारगेट सेट करो और आगे बढ़ते रहो। तो देखा मित्रों, हमारे ये युवा साथी मोनिश भूटानी, जिन्होंने एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में जन्म लिया, उसी माहौल में पले बढ़े, लेकिन अपने जुनून जिजीविषा के आधार पर किस तरह से उन्होंने अपनी महत्वाकांक्षाओं के बल पर एक परिश्रम किया, और युवाओं को भी यही प्रेरणा दे रहे हैं कि उनका जीवन फोकस्ड रहे, छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित करें, उन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अपनी पूरी ताकत उसमें झोंक दें। किसी तरह की निराश या अवसाद में आने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीवन संघर्ष आपको उन ऊंचाइयों पर पहुंचाएगा। किस तरह से एक 20-22 साल का युवक विदेश में रह करके उन भारतीय परंपराओं का अनुसरण करते हुए अपनी क्षमता को वहाँ प्रदर्शित करता है, और किस तरह से नए शोध अनुसंधान के माध्यम से, नए नए प्रयोगों के माध्यम से अपनी कंपनी के न सिर्फ आर्थिक समृद्धि में, बल्कि उनको एक अपने क्षेत्र के अंदर कुछ नए प्रतिमान या नई कसौटियाँ जो तैयार कर रहे हैं। मोनिश, बहुत बहुत बधाई आपकी उस नई यात्रा के लिए, कि इसी प्रकार से आप न सिर्फ उस कंपनी के लिए एसेट साबित हों, बल्कि अपने देश के लिए भी एक एसेट साबित हों, ताकि लोग याद रखें कि ये इस देश से पढ़ा हुआ युवक किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने शिपिंग के क्षेत्र में, कमर्शियल शिपिंग के क्षेत्र में
अपनी एक विशेष पहचान बनाई। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। थैंक यू।